हेलो फ्रेंड्स, एक और नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। आपको पता है कि हम लोग एनाटॉमी डिस्कस कर रहे हैं एंजियोस्पर्म प्लांट्स में। पिछले वीडियो में हमने एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट लीफ डिस्कस किया था। इसी क्रम में इस वाले वीडियो में हम एनाटॉमी ऑफ डाइकोट लीफ डिस्कस कर रहे हैं। एक बात बस मैं प्रारंभ में आपको बताना चाहूँगा कि जब जब हम इसके जिस भाग को स्टडी आपके साथ कर रहे होंगे, डिस्कस आपके साथ कर रहे होंगे, तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि वो भाग पिछले प्लांट में, यानी जो हमने मोनोकोट लीफ की एनाटॉमी में किया था, उसमें क्या बात थी उस भाग की और इसमें क्या है। मीन्स अगर आप इस तरीके से ध्यान करते चलेंगे तो स्पष्टली आप दोनों में क्या समानता है और क्या असमानता है इसके बारे में समझते चलेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी ऑफ डाइकोट लीफ। यहाँ पर हम मैंजीफेरा इंडिका इस प्लांट की लीफ की एनाटॉमी डिस्कस करेंगे। जैसे पिछले मोनोकोट लीफ में हमने जियामेज का किया था, यहाँ पर हम मैंजीफेरा इंडिका की एनाटॉमी डिस्कस करेंगे। वही तीन भाग हैं जो आपने मोनोकोट लीफ में देखे थे। सबसे पहले एपिडर्मिस, दूसरा भाग इसका मीजोफिल और तीसरा वैस्कुलर रीजन। एग्जैक्टली यही तीनों भाग आपने मोनोकोट लीफ में भी डिस्कस किए हुए हैं। तो आइए एक एक करके इन भागों को पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये तीनों भाग किस प्रकार से क्या तो समानता रखते हैं मोनोकोट लीफ के साथ और क्या उससे इनमें अंतर है। जैसा कि पहले मैंने आपको दिखाया था, एग्जैक्टली यहाँ पर भी आपके सामने बहुत स्पष्ट डायग्राम इसकी एनाटॉमी का, आंतरिक संरचना का आप देख पा रहे हैं। और इस डायग्राम को देखते ही आपके सामने कई बातें उस डायग्राम से भिन्न नजर आएंगी। आप देखिए दोनों की एपिडर्मिस में, मीन्स अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, देखिए आपको अंतर यहाँ पर नजर आएगा। आप देख रहे हैं कि इसमें केवल लोअर एपिडर्मिस पर ही स्टोमेटा है, जबकि वहाँ हम बात कर रहे थे दोनों एपिडर्मिस पर स्टोमेटा होता है। इसमें आप देख रहे हैं अपर एपिडर्मिस, देखिए उसके ऊपर क्यूटिकल तो है लेकिन उसकी सारी की सारी सेल्स एक जैसी हैं। वहाँ हमने कहा था कि सभी सेल्स एक जैसी नहीं होती, उनमें कुछ सेल्स का आकार बड़ा होता है अन्य सेल्स की अपेक्षा, जिनको हमने मोटर सेल्स कहा था। तो इस डायग्राम को देखने से ही आपको बहुत सारी चीज़ें एकदम स्पष्ट हो जाती हैं। एक और डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ इसकी आंतरिक संरचना का ही, ये और देखिए इसमें दोनों प्रकार से जब हम काटते हैं या लैब में जब सेक्शन कटिंग करते हैं तो इस प्रकार की संरचना आपने माइक्रोस्कोप में देखी होगी। तो इस आधार पर एक एक भाग की क्या क्या विशेषताएं वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एपिडर्मिस। यहाँ पर भी लीफ की अपर और लोअर दोनों सरफेस पर एपिडर्मिस पाई जाती है। इसे भी अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस कहा जाता है। अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस इन दोनों की ही सेल्स बैरल शेप होती हैं और कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं। दोनों ही एपिडर्मिस की सेल्स लगभग ढोलकाकार होती हैं और एकदम सटी हुई कॉम्पैक्टली अरेंज पाई जाती हैं। एपिडर्मल सेल्स की आउटर वॉल्स, जो बाहरी भित्तियां हैं, उन पर थिक क्यूटिकल पाई जाती है। डायग्राम में आप देख रहे थे, स्पष्ट नजर आ रही थी, जो एपिडर्मल सेल्स हैं उनकी आउटर लेयर पर, आउटर सरफेस पर थिक क्यूटिकल पाई जाती है, किंतु इसकी जो मोटाई होती है वो अपर एपिडर्मिस पर अधिक होती है। मींस क्यूटिकल पाई तो दोनों सतह पर जाती है, लेकिन जो अपर एपिडर्मिस होती है उस पर क्यूटिकल कंपैरेटिवली अधिक मोटी होती है। और यहाँ पर जो स्टोमेटा हैं वो केवल लोअर एपिडर्मिस पर पाए जाते हैं। ये डिफरेंस के पॉइंट्स हैं। उसमें दोनों सरफेस पर या दोनों एपिडर्मिस पर स्टोमेटा पाए जाते थे, यहाँ पर केवल एक ही जो लोअर एपिडर्मिस है उस पर ही स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो ये पहला भाग हुआ एपिडर्मिस वाला। दूसरा भाग आप देख रहे हैं मीजोफिल। मीजोफिल में वहाँ हमने कुछ बातें बताई थी और यहाँ आप जब पढ़ेंगे तो बहुत स्पष्ट अंतर आपको नजर आएगा। यहाँ पर जो मीजोफिल होता है वो क्लियरली डिफ्रेंशिएटेड होता है दो भागों में, जिसे हम पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा कहते हैं। वहाँ पर इस प्रकार का कोई विभेदन नहीं था। तो यहाँ पर जो मीजोफिल है वो क्लियरली डिफ्रेंशिएट होता है दो भागों में, पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ये जो पैलिसेड टिश्यूज होते हैं वो अपर एपिडर्मिस के ठीक नीचे पाए जाते हैं तथा लंबी कोशिकाओं की दो लेयर्स में अरेंज होते हैं। डायग्राम में आपको बहुत स्पष्ट दिखेगा। ये जो
पैलिसेड टिश्यूज हैं, पैलिसेड वाला भाग है, वो अपर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे दो सेल्स की लेयर्स द्वारा रिप्रेजेंट होता है। ये सेल्स चौड़ी कम जबकि लंबी अधिक होती हैं और इनकी जो सेल्स की इनर वॉल्स है, इन सेल्स की जो इनर वॉल्स है उन पर क्लोरोफिल भी पाया जाता है। ये सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं तथा इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अभी मैं आपको बता रहा था कॉम्पैक्टली अरेंज होने का मतलब है इनके बीच प्राय किसी प्रकार के इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते, लेकिन कुछ जगहों पर जो सेल्स होती हैं वो कुछ लूजली अरेंज होती हैं। कुछ ऐसी भी जगह होती हैं लीफ में जहां पर ये कॉम्पैक्टली अरेंज ना होकर हल्की सी लूजली अरेंज होती हैं तथा इनमें छोटे या कम मात्रा में इंटरसेलुलर स्पेसेस भी पाए जाते हैं। तो ये एक भाग हुआ इसका मीजोफिल का पैलिसेड। पैलिसेड के बारे में अभी डिस्कस कर रहे हैं हम, क्योंकि हमने दो भाग बताए इसके आपको, पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो इन दोनों के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। पैलिसेड जो सेल्स होती हैं अपर एपिडर्मिस के राइट एंगल प्लेन पर अरेंज होती हैं। जो अपर एपिडर्मिस होती है उसके सही राइट एंगल प्लेन पर इस पैलिसेड की सेल्स अरेंज होती हैं तथा इनकी रेडियल वॉल्स पर जो क्लोरोफिल होता है वो पाए जाते हैं। पहले भी बता चुका हूँ मैं, जो रेडियल वॉल्स होती हैं इन सेल्स की उन पर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। वैस्कुलर बंडल के ठीक ऊपर और नीचे पैरेन्काइमेटस सेल्स पाई जाती हैं। वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं उनके ठीक ऊपर की ओर और नीचे की ओर जो सेल्स होती हैं वो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं। इसके अलावा जो दूसरा भाग था इसका मीजोफिल का, एक भाग तो हुआ पैलिसेड और दूसरा भाग है इसका स्पॉन्जी पैरेन्काइमा या स्पॉन्जी टिश्यू भी कह सकते हैं। तो जो दूसरा भाग है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा रीजन वो पैलिसेड के ठीक नीचे पाया जाता है और लोअर एपिडर्मिस तक फैला हुआ रहता है। पैलिसेड के जस्ट नीचे पाया जाने वाला जो रीजन है वो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा रीजन कहलाता है और ये लोअर एपिडर्मिस तक फैला रहता है। इसकी जो सेल्स होती हैं वो लूजली अरेंज होती हैं। वहाँ हम बात कर रहे थे पैलिसेड में जो सेल्स होती हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं, लेकिन स्पॉन्जी पैरेन्काइमा की जो सेल्स होती हैं वो लूजली अरेंज होती हैं, जिससे इनमें इंटरसेलुलर स्पेस अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्योंकि लूजली अरेंज है तो इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेज पाए जाते हैं। इसके साथ साथ इनमें क्लोरोफिल की मात्रा भी ज़्यादा पाई जाती है। तो एक दूसरा जो भाग हुआ मीजोफिल का वो हुआ स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि मीजोफिल जो होता है वो क्लियरली डिफरेंशिएटेड होता है दो भागों में, अपर पैलिसेड और नीचे वाला स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। जो पैलिसेड होता है उसकी दो लेयर्स पाई जाती हैं अपर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे, जिसकी सेल्स लंबी अधिक होती हैं चौड़ाई की अपेक्षा और साथ में कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं। कुछ जगहों पर लूजली अरेंज हो सकती हैं, बाकी जनरली कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं और उनमें ना या तो नहीं पाए जाते इंटरसेलुलर स्पेस, या कुछ जगहों पर जहाँ पर लूजली अरेंज होती हैं वहाँ पर कुछ मात्रा में हो सकते हैं और उनमें जो रेडियल वॉल्स होती हैं उस पर क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल पाए जाते हैं। जबकि जो दूसरा भाग है इसका वो पैलिसेड के जस्ट नीचे जो पाया जाता है, जिसे मैंने बताया था आपको स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, इस पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं जिनमें इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं और साथ में इनमें क्लोरोफिल की मात्रा भी कंपैरेटिवली अधिक पाई जाती है। तो ये हुआ इसका दूसरा भाग। अब इसका जो तीसरा भाग है वो जो अंतिम भाग माना जाता है वो है वैस्कुलर रीजन। तो यहाँ पर भी अनेक छोटे और बड़े वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। जैसे हमने मोनोकॉट लीफ में देखा था, ऐसे यहाँ पर भी दोनों प्रकार के वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, छोटे और बड़े। ये वैस्कुलर बंडल्स भी कॉन्जॉइंट, कोलेटरल और क्लोज्ड टाइप के होते हैं। कॉन्जॉइंट, कोलेटरल और क्लोज्ड टाइप के होते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन होती है जो आपको ध्यान रखनी है। इन तीनों का हम अब 2 या 3 बार बता चुके हैं आपको। इसका आपको यहाँ पर सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इनमें टाइप किस प्रकार का है वैस्कुलर बंडल का, तो आप सीधे बोलेंगे कॉन्जॉइंट, कोलेटरल और क्लोज्ड। जो प्रत्येक वैस्कुलर बंडल है वो बंडल सीथ के द्वारा घिरा हुआ रहता है। वैस्कुलर बंडल के चारों ओर बंडल सीथ पाई जाती है। ये आपने मोनोकॉट लीफ में भी देखा था। ये जो बंडल सीथ है वो पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है तथा लार्ज वैस्कुलर बंडल के केस में यह एपिडर्मिस तक फैली रहती है। मीन्स जो दो वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, छोटा और बड़ा, तो बड़ा जो वैस्कुलर बंडल होता है उस पर पाई जाने वाली जो बंडल सीथ है उसका विस्तार एपिडर्मिस तक होता है। जाइलम की बात करें, जाइलम अपर एपिडर्मिस के ठीक नीचे की ओर पाया जाता है।
जाइलम अपर एपिडर्मिस के ठीक नीचे की ओर पाया जाता है तथा वेसल्स और जाइलम पैरेन्काइमा से बना होता है। दो भागों से ही बना होता है इसका जाइलम, वेसल्स और जाइलम पैरेन्काइमा। यहाँ पर जो प्रोटोजाइलम होता है वो अपर एपिडर्मिस की ओर, जबकि मेटाजाइलम जो होता है वो लोअर एपिडर्मिस की ओर होता है। क्योंकि हमें पता है जाइलम के जो दोनों भाग हम पढ़ते हैं, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, तो इनकी उपस्थिति या पोजीशन किस प्रकार की है उसके बारे में आप थोड़ा सा जरूर ध्यान रखेंगे। प्रोटोजाइलम जो होता है वो अपर एपिडर्मिस की ओर, जबकि जो मेटाजाइलम होता है वो लोअर एपिडर्मिस की ओर पाया जाता है। तो ये बातें हुई जाइलम के बारे में। इसके बाद जो दूसरा वैस्कुलर बंडल है वो फ्लोएम है। फ्लोएम बेसिकली लोअर एपिडर्मिस की ओर स्थित होता है। जाइलम हमने बताया था आपको अपर एपिडर्मिस की ओर पाया जाता है, तो फ्लोएम जो होता है वो लोअर एपिडर्मिस की ओर स्थित होता है तथा सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल और फ्लोएम पैरेन्काइमा का बना होता है। वहाँ ये जो जाइलम था अभी जो हम बात कर रहे थे वो केवल दो भाग का बना हुआ था, और वेसल्स और जाइलम पैरेन्काइमा, लेकिन जो फ्लोएम है वो तीन प्रकार की सेल्स से बना होता है। इसमें चालनी नलिका, सहकोशिका और फ्लोएम मृदुतक। इस प्रकार से ये जो वाला रीजन हुआ वो है वैस्कुलर रीजन, संवहनी क्षेत्र, जिसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों पाए जाते हैं। वैस्कुलर बंडल दो प्रकार के होते हैं, छोटा बी और बड़ा। जाइलम के दोनों भाग होते हैं, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, जिनकी पोजीशन अलग अलग होती है, एक अपर एपिडर्मिस की ओर तो दूसरा लोअर एपिडर्मिस की ओर। अगर इन ऑल देखें तो जाइलम अपर एपिडर्मिस की ओर पाया जाता है और जो फ्लोएम होता है वो लोअर एपिडर्मिस की ओर पाया जाता है। जाइलम बेसिकली दो प्रकार की सेल्स का ही बना होता है, वेसल्स और जाइलम पैरेन्काइमा, जबकि फ्लोएम तीन प्रकार की सेल्स का बना होता है जो आप देख रहे हैं, सीप ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो ये हुआ बेसिकली इसका तीसरा और प्रमुख भाग, वैस्कुलर रीजन। तो इस प्रकार से मोनोकॉट लीफ की ही तरह जो डाइकॉट लीफ है वो भी तीन भागों में बटी होती है। सबसे पहले हमने आपको देखा था एपिडर्मिस बताया था, एपिडर्मिस के बाद मीजोफिल और मीजोफिल के बाद वैस्कुलर रीजन। इसके भी कुछ आइडेंटिफिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कौन कौन से हैं? कुछ तो वही होंगे जो लीफ में होते हैं, चाहे वो मोनोकॉट हो या फिर डाइकॉट हो, और कुछ इसके अपने स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनके आधार पर हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। पहला, प्रेजेंस ऑफ एक्सपेंडेड पोर्शन, एग्जैक्टली वही पॉइंट है जो हमने मोनोकॉट लीफ में देखा था, अर्थात इसमें कुछ अतिवृद्धि युक्त संरचनाओं की उपस्थिति देखी थी स्पोर्ने ने, और स्पोर्ने ने बताया था कि ये इनका एक आइडेंटिफिकेशन वाला कैरेक्टरिस्टिक्स है। साथ में प्रेजेंस ऑफ मीजोफिल, ये पत्तियों का कैरेक्टरिस्टिक्स है। बंडल सीथ प्रेजेंट होती है लीफ में। ये तीनों तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो लीफ के होते हैं, चाहे वो मोनोकॉट हो या डाइकॉट हो। अब यहाँ पर कुछ और ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जो इन दोनों में ही डिफ्रेंशिएट कर सकें, चाहे वो मोनोकॉट लीफ है या डाइकॉट लीफ है, जिसमें आप एक लक्षण देख रहे हैं, अपर और लोअर एपिडर्मल लेयर्स जो होती हैं वो क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल होती हैं, अर्थात आप इनको स्पष्टली विभेदित कर सकते हैं कि अपर एपिडर्मिस कौन सी है और लोअर एपिडर्मिस कौन सी है। इसके अलावा एक जो मुख्य लक्षण है जिसके आधार पर इसको आइडेंटिफाई किया जाता है मोनोकॉट लीफ से, वो है मीजोफिल क्लियरली डिफ्रेंशिएटेड होता है। उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं होता, यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली डिफ्रेंशिएट होता है पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में। ये बहुत स्पष्ट लक्षण है जिसके आधार पर आप डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ को डिफ्रेंशिएट करेंगे। और एक है स्टोमेटा, केवल लोअर सरफेस पर पाए जाते हैं। स्टोमेटा जो होते हैं वो केवल लोअर सरफेस पर पाए जाते हैं, जबकि मोनोकॉट लीफ में दोनों सरफेसेस पर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो जिनके आधार पर हम लीव्स का या डाइकॉट लीव्स को आइडेंटिफाई करते हैं। इस प्रकार से इस पूरे वीडियो में हमने एक प्रारूपिक द्विबीजपत्री पत्ती की आंतरिक संरचना के विशिष्ट भागों का आपके साथ अध्ययन किया है। ये प्रमुख भाग वही हैं जो आपने मोनोकॉट लीफ में डिस्कस किए थे। अब मैं चाहूँगा कि आप इन दोनों वीडियोस को एक या दो बार वापस से देखें और फिर उसी तरह से जैसे मैंने आपको पहले एक असाइनमेंट दिया था, इसमें भी मैं वही असाइनमेंट देता हूँ कि आप दोनों ही में समानता और असमानताओं को नोट डाउन करें। समानता लिखें पहले, इसके बाद एक टेबल क्रिएट करके उसमें असमानताएं लिखें। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इन दोनों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर पाएंगे खुद के माइंड में। तो आप ऐसा करेंगे ये मैं जानता हूं, और निश्चित रूप से इन वीडियो से जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं इनसे आप निश्चित रूप से लाभान्वित हुए होंगे, और इनको देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। धन्यवाद।